देखिए, क्लास 10th का ये जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण का तीन जो भाग होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल, एक परवलयी दर्पण होता है। कहने का मतलब गोलीय दर्पण, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल, जो साल में आपका क्लास 10th का 3 गो पेपर होता है, क्लास 10th का जो 3 पेपर होता है, प्रथम पाल मतलब जैसे फर्स्ट है, प्रथम, द्वितीय और वार्षिक, 3 गो होता है ना, एक सेंटअप भी होता है, 4 गो परीक्षा होता है। 4 परीक्षा में, चारों के चारों परीक्षा में आपका फिजिक्स से जो सवाल रहता है यहीं से रहता है। यहाँ से फिक्स है ये कि 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। केवल गोलीय दर्पण एक यही टॉपिक जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाता है। 5 नंबर का गारंटी है, जो सवाल उठाएगा तो उठाएगा, ये 100% की गारंटी है। यहाँ से सवाल प्रत्येक साल उठाया है। हर एक साल का अगर प्रीवियस का सवाल देखा जाए तो प्रत्येक साल यहाँ से सवाल उठाता है। प्रथम में उठाता है, द्वितीय में भी उठाता है, और तृतीय और सेंटअप सब में उठाता है, यहाँ से सवाल उठाता है। अब उठाने के तौर तरीका अलग अलग होते हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखता है। जैसे गोलीय दर्पण, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जो होता है साफ सीधा का सीधा कैसा होता है, गोलाकार होता है। जहां भी अगर शीशा देखिएगा, अगर गोलाकार होगा, गोल शीशा होगा, माने दर्पण होगा, तो समझिए कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो जो शीशा गोलाकार होती है, दर्पण गोलाकार होता है, उस दर्पण को क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण कहेंगे। जो दर्पण गोलाकार होता है उस दर्पण को क्या कहता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण को 3 भाग में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा परवलयी दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा परवलयी दर्पण। तो होता क्या है इसमें, गोलीय दर्पण में भी कुछ टॉपिक आती है, जिसे मान लीजिए अलग उसको बताना पड़ेगा। जैसे गोलाकार हम आकृति बनाए, गोलाकार आकृति बनाए, तो इसमें कोई मुख्य बिंदु लिए होंगे, कहीं से ना कहीं बिंदु लिया गया, वहीं से ना गोलाकार बनाया गया है। वहां से मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ एक बिंदु लिए और यहाँ से इस तरह करके तब ना गोलाकार बना है, और ये इसी को मुख्य बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ के इसी में वो कर्ता केंद्र आता है, दूरी आता है, ध्रुव आता है, केंद्र आता है, सब गोलीय दर्पण में ही आता है। तो उसको भी अलग देखेंगे, पहले इसको देखिए, इसके बाद उसको देखेंगे। वो कर्ता केंद्र किसे कहते हैं, वो कर्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य बिंदु कैसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, वो कर्ता केंद्र किसे कहते हैं, सब आपको इसमें मिलेगा। गोलीय दर्पण में ही सब आता है। तो गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा गया है, कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परवलयी दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और, अब देखिए यहाँ से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर पूछ दे अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को परिभाषित करें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को परिभाषित करें। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है, माना अंदर है ना धंसा रहेगा, जैसा ही धंसा ना है जी, अंदर धंसा है, धंसा है कि नहीं धंसा है, तो इसको क्या कहिएगा, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है उसे क्या कहिएगा, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, बाहर की तरफ क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जब भी रहेगा बाहर की तरफ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, उसको क्या कहिएगा, उत्तल। अब देखिए यहाँ बन गया, का परिभाषा भी बन गया। अवतल दर्पण है जो अंदर की तरफ धंसल है,
और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ क्या है, उभरल है। कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा रहता है, उसका क्या धंसा रहता है, परावर्तक सतह, यानी जगह उसका जो होता है क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है। और वहीं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ खुला हुआ रहता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये परिभाषा समझने में अवतल और उत्तल में दिक्कत है आपको? तो अवतल क्या होता है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और उत्तल दर्पण क्या, कोई दिक्कत, दिक्कत है वो? चलिए, अब क्या होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जैसे आप लोग का नाम रहता है, किसी का चिंटुआ रहता है, तो कोनो के फेकुओ कह दिया जाता है। कहा जाता है कि ना कहा जाता है? मैं घर में चिढ़ाने के लिए बोला जाता है, यही फेकुआ तो कुछ हुआ, मतलब कुछ कुछ बोला जाता है। वैसा ही अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण का है। क्या है जी, अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, अभिसारी दर्पण। वैसा ही उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है, तो याद रहेगा। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम। ऐसे पूछता है अभिसारी दर्पण क्या, किस दर्पण को कहा जाता है? ऑप्शन देगा, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? ऑप्शन दे दे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्या बताइएगा? इतना याद रखिएगा, ठीक है। अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्या चीज कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। वैसा ही अवतल दर्पण की फोकस जो होती है वास्तविक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, मतलब फोकस क्या होती है, वास्तविक। उसका रियल बनेगा जो कि हाँ आपको इतना ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं होना है। जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए? अवतल भी करते हैं, समतल नहीं करते हैं क्या? समतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, यानी समतल होना चाहिए। हम लोग जैसे हैं वैसा ही दृश्य बनाए, तो दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बचपन में देख रहे थे, दर्पण दर्पण पढ़ते आ रहे, बचपन जैसे बचपन हम लोग सोचे होंगे कि चित्र जब देखते थे ना, चित्र ऐसे देखते थे, तो चित्र हम लोग जैसे थे वैसे मतलब उल्टा दिखाई देता, ऐसे थे ना उधर से दिखाई दे रहा। तो किसके कारण होता है? दर्पण के कारण ना। जिस दर्पण, जैसा दर्पण रहेगा वैसा ही होगा, जैसा दर्पण होगा वैसा ही होगा। जैसे अवतल दर्पण रखे हैं, मान लीजिए दर्पण, अवतल दर्पण, ये दर्पण है मान लिया जाए, एक बात कर रहे हैं दर्पण। तो जब अवतल दर्पण के ऐसे सामने रखेंगे तो हम लोग का चेहरा उधर से सामने बनेगा, सीधा बनेगा, जैसे रहेंगे वैसे बनेगा, बनेगा कि नहीं? वह उत्तल दर्पण रखेंगे, उधर से जो बाइक आ रही है वो दिखा देगा, जाते वक्त दिखाएगा, आते वक्त भी दिखा देगा। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा दूर दूर की वस्तु को दिखा देता है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, और वहीं उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का वास्तविक एवं काल्पनिक अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार से बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। कहने का मतलब हुआ ये अवतल, देखिए वास्तविक रियल भी बनेगा, और आप जैसे उसके जैसा तो काल्पनिक भी बना सकते हैं, तो दिक्कत। वहीं उत्तल दर्पण में देखिएगा तो केवल केवल बनेगा, तो कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये ऐसा बनेगा जी, काल्पनिक बनेगा, वो में वास्तविक नहीं बन पाता है। उत्तल दर्पण में केवल कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत? देखिए सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा के बाद गुणधर्म अगर पूछेगा तो गुणधर्म 3 को आपसे नहीं लिखा सकता है, इसका गुण क्या है। अवतल दर्पण को अभिसारी
तो उत्तल दर्पण को अपसारी। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक, तो उत्तल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, अवतल दर्पण का और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। वस्तु का जो आकार होगा उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो देखा जाए वस्तु के आकार से हमेशा कैसा होगा? वस्तु के आकार से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। वहीं देखा जाए तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सैलून में। सैलून में क्या किया जाता है? बाल बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, ऐसा है ना, लड़की और लोग का मेकअप करने के लिए ना किया जाता है। वह उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटर कार के दर्पण में किया जाता है। स्कूटर और पीछे के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, पीछे के वस्तु को। वहीं अगर देखा जाए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो होता है, दांत में जो घाव होता है ना, दांत में, दांत के अंदर जो घाव होता है उस घाव को देखने के लिए, दांत के अंदर घाव को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कौन? डॉक्टर करता है। कौन करता है? डॉक्टर करता है। वहीं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखता है लोग रोड पे क्या होता है जो कि साइड मिरर लगाया गया रहता है, टॉर्च लाइट लगाए रहते हैं, या पीछे के वस्तु को भी देखने के लिए इसका किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, टेबल लैंप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च जो घर पे है उसमें किया जाता है, और टेबल लैंप जो हम लोग बार कर पढ़ते हैं उसमें भी किया जाता है। वहीं उत्तल दर्पण का उपयोग देखा जाए तो सड़क में किया जाता है, गलियों में जो बल्ब लगाया जाता है, सड़क और गलियों में बल्ब लगाए जाते हैं, उसमें भी उसको परावर्तक सतह बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलिए सवाल लिखिए, घर से बना कर क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए, इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखें। दूसरा क्वेश्चन लिखें, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसको बन जाएगा ना? ठीक है, रहने दीजिए।